Welcome to Make Learning Easy. Hope you all are fine. So our today's topic is Piaget theory, which comes under subject childhood and growing up. So let's start. Before starting the theory, we must know who is Piaget. So starting with it, who is Piaget? Piaget is a Swiss psychologist and constructivist. Now what is constructivist? कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब होता है जिसमें बच्चा एक्टिव लर्नर होता है. अकॉर्डिंग टू पियाजे का क्या कहना था कि चाइल्ड इज बोर्न विद मेंटल स्ट्रक्चर. बच्चे के अंदर एक ऐसा मेंटल स्ट्रक्चर होता है जो कि डेवलप होता है 14 to 15 ईयर्स तक, और उसमें लर्निंग की कैपेसिटी होती है. वो एक्टिव लर्नर है, वो पैसिव लर्नर नहीं है. कॉग्निशन क्या होता है? क्योंकि ये थ्योरी को बोलते हैं पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. सो व्हाट इज कॉग्निशन? कॉग्निशन प्रोसेस ऑफ नोइंग रिलेटेड टू मेंटल स्किल्स. मतलब हमारी जो दिमागी क्षमता है, दिमाग की जो स्किल्स है, मेंटल स्किल्स को समझना, कोई कितने अच्छे से मेंटल स्किल्स को समझ पाता है, उसको बोलते हैं कॉग्निशन. देन इन्होंने एक और चीज़ जो बोली, उन्होंने क्या बोली कि जो बच्चा होता है, जो बच्चे की डेवलपमेंट होती है बच्चे के अंदर, उसकी क्वांटिटी जो होती है वो सेम होगी, क्वालिटी जो होगी ऑफ थॉट्स वो डिफरेंट होगी. कहने का मतलब ये है कि अमाउंट जो हर बच्चे में एक हर स्टेज पे, हर फेज़ में बच्चे के अंदर सेम चीज़ें डेवलप होंगी, लेकिन किस तरीके से होंगी, उसकी जो काइंड है, मतलब उसके जो पार्ट्स हैं वो किस तरीके से होंगे, वो सब बच्चों में डिफ़र करते हैं. लेकिन क्वांटिटी या अमाउंट की बात करें तो वो डेवलपमेंट का सेम होगा. नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी इज एलिमेंट्स ऑफ पियाजे. पियाजे की स्टेजेस की बात नहीं हो रही, ये एलिमेंट्स की बात हो रही है. तो पियाजे ने कुछ 4 एलिमेंट्स दिए थे अपनी थ्योरी के, जिसमें कि पहला आता है आपका मैच्योरेशन. मैच्योरेशन का मतलब होता है परिपक्वता. इसका मतलब कि बच्चा एज के साथ साथ सीखेगा. जैसे जैसे वो मैच्योर होगा वैसे वैसे उसके अंदर सीखने की क्षमता बढ़ेगी. नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस क्या होता है कि जिस जैसे वो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा उसमें एक्सपीरियंस आएगा और वो उस तरीके से अपने माइंड को डेवलप करेगा और चीज़ें लर्न करेगा. नेक्स्ट सोशल इंटरेक्शन. इन्होंने सोशल इंटरेक्शन पे भी ध्यान दिया कि बच्चा सोसाइटी में रहकर ही सीखता है, लोगों से इंटरेक्ट करके ही सीखता है. ठीक है. नेक्स्ट इज इक्विलिब्रेशन. इक्विलिब्रेशन का मतलब होता है कंफ्यूजन टू क्लैरिटी. मतलब अगर वो किसी चीज़ में कंफ्यूज है तो उसको क्लियर करना, उस फेज़ को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रेशन की फेज़ बोलते हैं. इन्होंने लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था. लैंग्वेज पे ध्यान देने वाले वाइगोस्की थे. इन्होंने सिर्फ इन 4 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया था. एक और टर्म आती है ईगोसेंट्रिक स्पीच. इसको हम स्टेजेस में डिस्कस कर लेंगे जब स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे. अब पियाजे की थ्योरीज की बात करें उससे पहले हमें एक टर्म देखनी पड़ेगी जिसमें आता है स्कीमा. स्कीमा क्या होता है कि मेंटल स्ट्रक्चर्स होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के. ठीक है. जैसे मैं कह रही हूँ कि ये पेन है, तो आपके दिमाग में इसकी एक इमेज बन जाती है कि ऐसी जो ऑब्जेक्ट होगी या ऐसी जो ऑब्जेक्ट होगी वो पेन होगी या पेंसिल जो भी. ठीक है. तो वो होता है आपका स्कीमा, जो आपके दिमाग के अंदर एक इमेज बन जाती है किसी भी चीज़ की. नेक्स्ट इज एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन. ये 2 चीज़ हैं, इसके बारे में जान ले पहले, देन हम लोग स्टेजेस पे चलेंगे.
एसिमिलेशन का मतलब होता है आत्मसात करना। ठीक है। एकोमोडेशन का मतलब होता है समायोजन, अगर हम हिंदी में बात करें। इसके एग्जाम्पल देती हूँ। बच्चे ने ये दो चीज़ देखी, ठीक है, उसको ये देख के क्या लगा कि ये दो चीज़ लिखने की चीज़ है, ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों से लिखा जाता है, उसको ये समझ में आ गया, तो ये क्या हुआ, एसिमिलेट। उसने इस चीज़ को अपने अंदर बैठाया कि ये दो चीज़ है, ये क्या है, लिखने के काम आते हैं। तो तब भी जब भी वो इन दो चीज़ों को देखेगा तो उसको लगेगा कि ये देखने, इससे लिखा जाता है, ठीक है। तो उसके थॉट्स में क्या आएगी, इक्विलिब्रियम आएगी। मतलब अब वो क्या हो चुका है, अब उसको समझ में आ चुका है कि ये दो चीज़ जो होंगी ये लिखने की चीज़ होंगी। उसके बाद क्या होगा, मान लो एक नई सिचुएशन आती है। अब मैंने उसको बोला कि रेड कलर का मुझे मार्कर दो। नाउ ही और शी डजंट नो कि इसमें से मार्कर कौन सा है और पेन कौन सा है। उसको यही पता है कि ये दो चीज़ें लिखने की है। अब मैंने उसको बोला कि मुझे रेड मार्कर चाहिए, या मुझे रेड पेन चाहिए, या ब्लू पेन चाहिए। तो इसके लिए ये नई सिचुएशन है। ही और शी डजंट नो कि इसमें से रेड पेन कौन सा है और नया पेन कौन सा है, ठीक है। फिर क्या हो गई, फिर डिसइक्विलिब्रियम आ गई। मतलब वो फिर कंफ्यूज हो गया कि मैंने तो बस इतना ही पढ़ा था कि दोनों चीज़ लिखने की होती है, मैंने ये तो पढ़ा ही नहीं कि नया रेड पेन और ब्लू पेन कौन सा है। अब वो क्या करेगा, उस चीज़ को अपने अंदर एकोमोडेट करेगा, समायोजन मतलब उसको अपने अंदर बैठाएगा, एकोमोडेशन करेगा। जो उसने पहले जाना था उसमें ऐड करेगा किसी चीज़ को, उसको मॉडिफाई करेगा, और उसको क्या पता चलेगा कि ये रेड पेन है और ये ब्लू पेन है। दोनों भले ही लिखने के काम आते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक रेड कलर का है, एक ब्लू कलर का है। तो अगर हम इनके डिफाइन की बात करें तो एसिमिलेशन क्या होता है, एडिंग समथिंग टू प्रीवियस नॉलेज, मतलब कुछ ऐड करना अपने नॉलेज में, ठीक है। अब उसको इस चीज़ का नॉलेज नहीं थी कि ये दोनों पेन होते हैं, ठीक है, तो हमने उसको बताया, तो इसने ये चीज़ ऐड की। अब एकोमोडेट का मतलब क्या होता है, मॉडिफाई करना, ठीक है। मॉडिफाई करना किसमें, ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीमा। उसके दिमाग में जो पेन की एक इमेज बनी हुई थी उसको उसने मॉडिफाई किया कि ये रेड पेन होता है और ये ब्लू पेन होता है। तो ये होता है आपका एसिमिलेशन से एकोमोडेशन की एक साइकिल। और ये किसके अंदर आती है, ये आते हैं आपके एडेप्टेशन के अंदर। एडेप्टेशन कंसिस्ट ऑफ एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। कितना क्लियर हुआ। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। अब हम जानेंगे पियाजे की स्टेजेस के बारे में। स्टेजेस ऑफ पियाजे। स्टेजेस में पियाजे ने 4 स्टेजेस दी हैं, जिसको हम एक निमोनिक से याद रख सकते हैं। सम पीपल कैन फ्लाई। ये एक निमोनिक है याद रखने के लिए पियाजे की स्टेजेस, जिसमें सम, जिसमें S4 होता है सेंसरी मोटर। S होता है आपका किसका, सेंसरी मोटर का। P होता है प्री ऑपरेशनल। C होता है कंक्रीट, और F होता है फॉर्मल ऑपरेशन। ये इन्होंने 4 स्टेजेस दी थी। सम पीपल कैन फ्लाई, SPCF के नाम से भी हम इसको याद रख सकते हैं, या और भी बहुत सारे निमोनिक्स होते हैं जो आपको याद रहे, उससे आप इसको लर्न कर सकते हो। सेंसरी मोटर की बात करें तो ये आपका 0 से 2 साल तक का जो बच्चा होता है उसके अंदर होता है। प्री ऑपरेशनल 2 से 7 साल के बच्चे के अंदर होगा। कंक्रीट 7 से 11 एंड फॉर्मल ऑपरेशन 11 से 15। इनके अकॉर्डिंग 15 साल तक ही बच्चे का जो थोड़ा डेवलपमेंट होता है स्कीमाज में, वो सब मेंटल स्ट्रक्चर्स जो बताए थे वो होते हैं। 11 to 15 ईयर्स लास्ट होते, तब तक वो डेवलप कर जाता है, तब तक बच्चे के अंदर सारी नॉलेज आ जाती है। इनका कहने का मतलब ये था। अब हम पहले बात करेंगे किसकी, सेंसरी मोटर की। सेंसरी मोटर, देखो नाम से क्या पता चल रहा है, सेंसरी मतलब सेंसेस से रिलेटेड है। तो इसमें बच्चा क्या करता है, अपने सेंसेस से सीखता है, ठीक है, और कुछ ना कुछ करके, मोटर मतलब मूवमेंट करके वो चीज़ें लर्न करता है। तो सेंस प्लस मोटर, सेंसरी मोटर।
इसमें क्या होती है, बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आती है। ये इस स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या होता है, मेमोरी डेवलप होगी। ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब उसने एक पेन देखा, अब उसको क्या लगेगा, उसने उसके दिमाग में इसकी एक इमेज बन चुकी है, एक ये जो ऑब्जेक्ट है उसके माइंड में परमानेंटली सेट हो चुका है, तो मतलब उसकी एक मेमोरी डेवलप हो चुकी है, इसको लेके कि ये एक पेन है। नेक्स्ट, डिफर्ड इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना। मतलब बच्चे जो है, छोटे बच्चे आपने देखा होगा, बहुत जल्दी नकल करते हैं। आप उनको जीभ निकाल के दिखाओगे या फिर जो भी, तो वो आपको ऐसे, वो भी फट जैसी, वो जल्दी वही काम करेंगे जो आप करोगे, तो वो नकल करके भी सीखते हैं बच्चे। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आ जाता है इस स्टेज में। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर का क्या मतलब होता है कि बच्चों ने कोई चीज़ देखी, ठीक है, वहाँ रखी हुई, तो जैसे मैंने इस पेन को वहाँ रख दिया, तो वो क्या करेगा, मैंने उसको, वो उस पेन की तरफ जाएगा। मतलब उसका एक गोल सेट हो चुका है कि उसको वो पेन चाहिए, तो वो उस पेन की तरफ अपनी मूवमेंट करेगा, अपना जो उसने गोल सेट किया है वो उसकी तरफ बढ़ेगा। तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर इसके अंदर आ जाता है, किसके अंदर, सेंसरी मोटर के अंदर। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है सेंसरी मोटर की। नेक्स्ट हम चलेंगे प्री ऑपरेशनल पे। प्री ऑपरेशनल पे क्या बोला था इन्होंने, ये होता है लॉजिक नहीं आया, मतलब बिफोर लॉजिक आने से पहले की स्टेज है। मतलब बच्चे को लॉजिक नहीं पता, वो बस अपनी ही मनगढ़ंत कहानियाँ बताता है और अपनी चीज़ों को सही प्रूफ करता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो इसमें होता है कि ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। व्हाट इज ट्रांसडक्टिव रीजनिंग? ट्रांसडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है कि लेस लॉजिकल टॉक। मतलब होता है ना, बिना मतलब की कुछ भी बात करते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। मतलब वो अपनी चीज़ें जो होता है, किसी को अगर बताता है तो उसमें लॉजिक कम होते हैं, उसकी अपनी कहानियाँ ज़्यादा होती है। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। ईगो सेंट्रिक स्पीच की जो बात करनी थी, जो मैंने आपको स्टेजेस में डेवलप करने के लिए बोला था। ईगो सेंट्रिक का मतलब होता है कि ये 2 से 6 साल के बीच में डेवलप होती है, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। ईगो सेंट्रिक में होता क्या है कि उसको लगता है कि वही सेंटर है हर चीज़ का। मतलब जो भी चीज़ हो रही है वो उसी के इर्द गिर्द होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो मतलब वो खुद को ही उस पूरे वर्ल्ड का सेंटर मान लेता है, और उसमें एक काइंड ऑफ ईगो डेवलप होता है। इस ईगो को हम नेगेटिवली नहीं लेते, इसको हम पॉजिटिवली ही लेते हैं, क्योंकि इसके बाद ही उसमें लैंग्वेजेस की और स्किल्स की डेवलपमेंट होती है। बट इन्होंने इस चीज़ की बात कम ही की थी यहाँ पे। उसके बाद इंट्यूटिव रीजनिंग डेवलप होगी इस स्टेज के अंदर। इसमें क्या होता है, उसे लगता है जो उसे पता है, मतलब इलॉजिकल रीजनिंग की बात होती है, जस्ट लाइक ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। उसे लगता है कि उसे कोई चीज़ पता है, ठीक है, लेकिन उसको पता नहीं होती। इन शॉर्ट कि अगर हमने उसको कोई चीज़ बताई है तो उसके लगेगा कि हाँ मैं तो जानता हूँ, लेकिन उसको फुली नॉलेज नहीं है, वो हाफ नॉलेज है उसके अंदर, या उसके अंदर नॉलेज है ही नहीं उस चीज़ को लेकर। लेकिन उसके अंदर ये इंट्यूशन होती है, एक एक वो होते हैं ना, इंट्यूशन बोलते हैं कि अपने अंदर एक कुछ इंट्यूशन आती है कि उसके अंदर उसको लगता है कि मुझे ये चीज़ आती है और मैं ये चीज़ कर लूँगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स होती है, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स उसके अंदर आती है। मतलब किसी चीज़ का वो एक ही एस्पेक्ट देख पाएगा, 2 एस्पेक्ट नहीं। जैसे कि मैंने उसको 2 चॉकलेट्स दी, एक मैंने उसको बड़ी चॉकलेट दी और एक उसी चॉकलेट के मैंने 10 टुकड़े करके दे दिए, तो उसे क्या लगेगा कि ये ज़्यादा है और ये कम है, जबकि दोनों बराबर है। क्यों ऐसा लगेगा? क्योंकि उसके अंदर अभी इरिवर्सिबिलिटी है, कंजर्वेशन नहीं आया है। मतलब वो एक ही एस्पेक्ट देख रहा है कि जो चीज़ ज़्यादा दिख रही है वही बड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट इज़ योर कंक्रीट। नाउ कंक्रीट में क्या होता है कि उसके अंदर इंडक्टिव थॉट्स आ जाती हैं, मतलब लॉजिक आना स्टार्ट हो जाता है। ये बिफोर लॉजिक है, ये लॉजिकल स्टेज है। इसमें बच्चा लॉजिक लेके बात करेगा। 3 स्टेजेस की बात होती है इसमें। CCS मतलब C फॉर कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन, ठीक है।
कंजर्वेशन का मतलब क्या होगा कि अब उसको ये समझ में आएगा कि अगर उसको एक बड़ी चॉकलेट दो या उसको 2 छोटी छोटी चॉकलेट दो या 10 छोटी छोटी चॉकलेट दो, उसको ये समझ में आएगा कि ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल है, मतलब रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स उसके अंदर डेवलप हो जाएंगी। ये होता है कंजर्वेशन। इस स्टेज में कंजर्वेशन नहीं आता है, इसलिए इरिवर्सिबिलिटी होती है। क्लासिफिकेशन मतलब अगर मैंने उसको सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल दिया तो वो इनको ऑन द बेसिस ऑफ शेप के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे इनको क्लासीफाई कर पाएगा। सीरिएशन का मतलब होता है कि सीरीज़ में डिवाइड करेगा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर बच्चे को समझ में आने लग जाता है कि क्या चीज़, जैसे 1 2 3 में बड़ा नंबर कौन सा है या छोटा नंबर कौन सा है, तो उसको ये चीज़ समझ में आएगी। तो ये होता है आपका कंक्रीट स्टेज के अंदर। एक और चीज़ जो कंक्रीट में है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं है, एब्सेंट। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ सामने नहीं है फिर भी हम उसके बारे में सोचते हैं। मतलब एक होता है ना कि मान लो किसी को कोई चीज़ दी है, ठीक है, मैंने एक बच्चे को बोला कि पेन लेके आओ, उसके सामने वो चीज़ रखी होगी तो वो उस चीज़ को ले आएगा, लेकिन उसके अंदर अभी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं है। अगर वो चीज़ नहीं है वहाँ पे प्रेजेंट तो उसके बारे में वो सोच इतना नहीं पाएगा। नेक्स्ट स्टेज की बात करें तो नेक्स्ट स्टेज है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल में क्या क्या होंगे, इसमें इंडक्टिव रीजनिंग भी आएगी और डिडक्टिव रीजनिंग भी आएगी। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग आएंगी। रिवर्सिबिलिटी तो पहले ही आ गई थी, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आएगी। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जनरल टू स्पेसिफिक वो मूव करेगा, जो कि इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग ही बोलते हैं। जनरल टू स्पेसिफिक, इंडक्टिव डिडक्टिव पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में। हाइपोथेसिस डेवलप करेगा, हाइपोथेसिस देना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और लॉजिकल बात करेगा, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक आ जाएगा उसके अंदर। तो ये थी स्टेजेस जो पियाजे ने दी थी। अब पियाजे की स्टेजेस का क्रिटिसिज्म क्यों हुआ, क्रिटिसाइज क्यों गई है, क्यों की गई इस स्टेज को। क्रिटिसिज्म की बात करें तो इन्होंने, कई लोगों ने बोला कि इन्होंने जो यंग चिल्ड्रन की एबिलिटीज़ हैं उसको अंडर एस्टिमेट किया है। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो कंक्रीट ऑपरेशन वाला बच्चा है वो फॉर्मल ऑपरेशन वाली चीज़ें ना कर पाए। मतलब कई बार होता है ना बच्चे थोड़े एडवांस होते हैं, तो इन्होंने क्या किया है, अंडर एस्टिमेट किया है एबिलिटीज़ ऑफ चिल्ड्रन को, बच्चों की क्षमता को इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया कुछ लोगों के अनुसार। कल्चरल डिफरेंस को इन्होंने नहीं एक्सप्लेन किया। कल्चरल डिफरेंस, क्योंकि कई बार होता है ना कि कल्चर जो होता है वो डिटरमाइन करता है एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, वैल्यूज़, वे ऑफ इंटरेक्शन। तो इस पर इन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दे रखा, इन्होंने सिर्फ कॉग्निशन पे ध्यान दिया है।